अस्सलाम वालेकुम जैन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अभी तक आया नहीं कोई आपके अलावा? सर मेरा तो बैज इनसे डिफरेंट है, लेकिन मेरा S17 का बैज है सर। आप काइंडली ईमेल कर देंगे ना तो उनको नोटिफाई हो जाएगा। शायद माइट भी उन्होंने LMS से चेक ना किया हो। अच्छा, चले मैं फिर इस मीटिंग का लिंक कॉपी करता हूँ। ईमेल वाला काम तो लंबा है, ये पहले कर लेना चाहिए था मुझे। जी, वो मेल कर देंगे ना उनको, वो नोटिफाई हो जाएगा। वैसे में एक सेकंड, आपका थोड़ी आवाज कम आ रही मुझे ज़रा फिर 10 मिनट दीजिएगा, मैं सारे को कॉपी कर लूँ। अच्छा, आप लोग अपना LMS चेक नहीं करते फ्रीक्वेंटली? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपकी मेल रिसीव नहीं हुई, ये LMS से ज्वाइन किया है मैंने। आप काइंडली अगर सबको मेल कर दें। हाँ जी, मैं सबके ईमेल एड्रेस बारी बारी कॉपी कर रहा हूँ। आज के बाद मैं मेल ही क्या करूँगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग LMS पे खुद ब खुद आ जाएंगे जब टाइम होगा। सॉरी सर। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप सब लोग LMS पे आके लिंक को ज्वाइन कर लेंगे। अभी मुझे दें ज़रा 3-4 मिनट। श्योर सर, श्योर, टेक टाइम।
मीनवाइल आप में से जो आया हुआ है वो अपना अपना इंट्रोडक्शन ही करवा दे, कौन सा सेमेस्टर है, क्या नाम है, एफआईपी किस में करना चाहते हैं। अस्सलाम सर। सर मेरा नाम सर मोहम्मद जैन खान है, जैसे आपको विजिबल है। सर मेरा अच्छा S2017 का बैच है। अच्छा सर मैं FYP के लिए आपके साथ आया था, अरसलान के साथ आया था सर मैं। उन्होंने वेब पे आपसे डिस्कस किया भी था। अच्छा। तो फिर कौन सा कर रहे हैं, किसके पास कर रहे हैं? ओके सर, एक्चुअली वेब पे नहीं कर रहा, मैं एप्लीकेशन पे कर रहा हूँ। इट्स एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन। अच्छा सर आइडिया आइडिया डिफरेंट है। पहले से मैं वेब पे सोच रहा था, वेब पे सर मैं एक प्रैक्टिकल सोच रहा था, रेंटा कार सर, रेंटा कार पे एज एन FYP रेंट सोच रहा था। जी सर। रेंट कार। अच्छा, ये पहले भी मेरे से 2-3 हफ्ते पहले एक स्टूडेंट ने किया था डिस्कस। जी जी सर। सर एक्चुअली द थिंग इज दैट कि जो हमारे पास रेंटा कार वाले हैं ना सर, पहली बात सर, जो हमारे पास रेंटा कार वाले हैं उनका प्रॉब्लम ये आता है कि पहले वो सर आपको विदाउट ड्राइवर देते नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। जाहिर सर ये सी सब बात विदाउट है। ड्राइवर। जी सर मेरे पास जो है सर कॉन्टैक्ट्स हैं जो सर विदाउट ड्राइवर तो आपको वो दे ही रहे हैं, साथ 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 आपको विद ड्राइवर भी दे रहे हैं। बाकी सर फर्दर जो आगे उनकी एप्लीकेशन हैं, जो भी वो आगे फर्दर जितनी भी वो आगे नोटिफाई करना चाहते हैं चीज़ें, वो ऐड ऑन करता जाए। कॉन्टैक्ट से क्या मुराद है? मार्केट में बंदे आपके वाकफ हैं? जी सर, जब आप वेब पे आप करेंगे ना एसईओ, जब सर एसईओ उसके साथ लगाएंगे तो सर फिर मार्केट ट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और सर साथ साथ जो उनको चाहिए उसके अंदर, जैसे कि सर उन्होंने ऐड कराने के क्लाइंट की डिटेल्स उन्होंने बेशक उसके अंदर ऐड करानी है, या ड्राइवर विद ड्राइवर चाहिए, विदाउट ड्राइवर चाहिए। क्लाइंट्स की जो डिटेल्स हैं कि क्लाइंट गाड़ी लेके जाना चाह रहा है, कहाँ लेके जाना चाह रहा है, विदाउट ड्राइवर अगर देना चाह रहा है तो कहाँ देना चाह रहा है, इस तरह की चीज़ें सर। अच्छा सर हमारे पास विदाउट ड्राइवर के लिए तो वो है नहीं ना रेंट का, इसलिए। ठीक हो गया। और उसके बाद आगे कौन से स्टूडेंट है? सर नुमान तारिक है। नुमान साहब। ठीक हो गया, बताइए अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नोमान तारिक नाम है मेरा, 7th सेमेस्टर है मेरा। माशाल्लाह सारे सीनियर हैं अब तक। यस सर। ठीक हो गया। बस मेरे 2 ईमेल रह गए हैं, आप बताएं अपने बारे में। सर आप पूछ लें कुछ एग्जैक्टली, आई डोंट नो। लैब का कोर्स आपने क्रेडिट आप पूरे करने के लिए उठाया कि सीखने का शौक है? दोनों चीजें सर कह सकते हैं। अच्छा। अभी तो 2 मिनट में आ जाता है आपको। ठीक हो गया। सर आउटलाइन आपने बनाई हुई है कोर्स की? हाँ जी, आउटलाइन बनाई हुई है मैंने। चलें, ये मैंने लिंक अब कर दिया सेंड। लेकिन हमें ट्रेनिंग मिली थी कि हम LMS पे लिंक क्रिएट करें, स्टूडेंट खुद ब खुद आ जाएंगे। तो पहले तो मैं उनको ईमेल करता था, बट मेरा ख्याल है कि ईमेल के बगैर आप लोगों को जाग नहीं आती। अगले लेक्चर से ना फिर मेल ही किया करूँगा। सर मेल अभी भी रिसीव नहीं हुई सर। मैंने तो सेंड कर दी है, हो जानी चाहिए। मे भी काफ़ी ज़्यादा ईमेल यस आईडी सर, है ना, लूप अब में आई है लगे सर, हुए हैं। अब आई। कर लें आप लोग फिर। जितने भी हैं ज्वाइन कीजिए, अभी प्रॉपर फिर स्टार्ट करते हैं। आपकी मेल के बाद ही आना शुरू हुई।
अच्छा जी, अब स्टूडेंट आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नोमान है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कॉमसेट से की, उसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी से एमएस किया। इसके अलावा वेब में मेरा तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस है, और अभी मैं इधर यूएमटी में एज अ लेक्चरर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं अपनी एक्सपर्टीज़ की बात करूँ तो वो एज अ फुल स्टैक डेवलपर है, और उसमें भी जो अ, होता है ना मन स्टैक स्टैक की हम बाद में बात करेंगे। तो उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है। अच्छा जी, हमारा ये जो कोर्स है ना, वेब टेक्नोलॉजीज, हम ये कोर्स पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो स्टूडेंट हैं, आप लोगों की इस कोर्स से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है? आप क्या समझते हैं कि ये कोर्स अटेंड करने के बाद आप लोग इससे क्या सीखेंगे? मुझे ये भी तो पता चले कि आप क्या सोच के आए हैं और आपके जहन में क्या इसका आउटकम है कोर्स का। चलें, ज़रा मुझे बताइए। आप लोग खुद ब खुद हैंड अरेज ना करें। कोई भी स्टूडेंट मुझे जवाब दे सकता है। सर एक्चुअल में सर मेरा आइडिया ये है कि हमें मिनिमम ये पता लग जाएगा कि हम लोग एक वेब डेवलप कैसे करते हैं, वेब पेज हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, उसके फ्रेमवर्क्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, मर्ज स्टैक मीन स्टैक के बारे में पता लग जाएगा हमें, बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं, फ्रंट पेज हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे उसका। और अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा तो हम लोग थोड़ी बहुत एसईओ भी माइट भी कर लें। ठीक हो गया। सही, मीन्स के आपके दिन में है कि मैं वेबसाइट बनाना सीख जाऊंगा कि छोटी सी स्टैटिक वेबसाइट कैसे बनानी जी है। सर, ओके, HTML CSS की वजह से। ठीक हो गया। और कोई इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहेगा कि इस कोर्स में क्या होना चाहिए और आप क्या सोच रहे हैं? सर ये जो वेब टेक्नोलॉजीज का कोर्स होता है, इसके अंदर स्टार्टिंग HTML से होती है, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। आप ये बताया था कि इसके अंदर हम फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क तो नहीं कर सकते, लेकिन हम नोड को यूज करते हुए एक्सप्रेस के थ्रू माइस्क्यूल यूज करते हुए पूरा वेब को कवर अप कर लेंगे, डेटाबेस, बैक एंड और फ्रंट एंड। ठीक हो गया। अच्छा, सही है। आप लोग मतलब जो भी इस कोर्स के नाम से ही जाहिर होता है कि ये किस बारे में है। ये है वेब टेक्नोलॉजी। तो अगर हम इसके नाम को देखें तो पहली बात तो ये अंडरस्टूड है कि हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे। अब ये वेबसाइट भी जो होती है वेबसाइट, वो होती हैं दो तरह की, स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक का लफ्ज़ आपने पहले भी सुना होगा। डायनेमिक, स्टैटिक वेबसाइट वो होती हैं जो जस्ट वेब पेजेस होते हैं, लाइक 3 से 4 पेजेस की कोई वेबसाइट है, पर उसमें कोई डेटाबेस से इंटरेक्शन नहीं होती। अगर हम इसकी मिसाल लें तो ठहरें ज़रा, इसकी बड़ी प्यारी मिसाल है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पाकिस्तान विकीपीडिया। अब ये जो विकीपीडिया की वेबसाइट है, ये स्टैटिक है कि डायनामिक? ये स्टैटिक है। ये स्टैटिक है क्योंकि एक दफ़ा ये वेबसाइट क्रिएट हो गई, उन्होंने एक दफ़ा इसमें डाटा डाला। अब जब तक ये वेबसाइट का ये पेज रहेगा तब तक ये ऐसा ही रहेगा, अनलेस कोई डेवलपर आके इसमें नया डाटा एंटर करता है कि नहीं। इसका जो HTML और CSS का कोड होता है उधर जाके, तो इस किस्म की साइट होती है स्टैटिक साइट। और डायनामिक जो वेबसाइट होती है उसकी सबसे बड़ी मिसाल हम ले लेते हैं जी, यूट्यूब। अब ये जो यूट्यूब है, दिस इज नॉट अ स्टैटिक वेबसाइट, दिस इज अ डायनामिक वेबसाइट। ये डायनामिक क्यों है? आप हर दफ़ा जब इसको पेज को करेंगे रिफ्रेश, तो आपको नया डाटा शो होगा। लाइक आपको जो वीडियोस हैं वो पहले जो वीडियोस आ रही थी, अगली दफ़ा रिफ्रेश करने में कोई और वीडियोस आएंगी। आप इसमें सर्चिंग कर सकते हैं। जब आप सर्च करते हैं तो डाटाबेस से जाके जो आपकी क्यूरी होती है उसके मुताबिक कोई वीडियो डाटाबेस में से फैच होती है, वो यहाँ पे आ जाती है।
तो ये तो होगी स्टैटिक साइट वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट। अच्छा, एक तो इस कोर्स में हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे। उसके अलावा अगर हम इस कोर्स को तोड़ें तो इसके दो पार्ट बनते हैं। एक को हम बोलेंगे फ्रंट एंड और दूसरे को और हम बोलेंगे बैक एंड। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है आप लोगों को फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में कुछ ना कुछ अंदाजा जरूर होगा ये क्या होता है। फ्रंट एंड से क्या मुराद होता है, कौन बताना पसंद करेगा मुझे? क्लाइंट साइड इसमें को सर फ्रंट एंड कहते हैं। किसको कहते हैं? सर जो क्लाइंट साइड होती है, हाँ जो जी, क्लाइंट यूजर जो साइड। यूजर इंटरफेस। जो जो हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं ना, उसको हम कहते हैं दिस इज द फ्रंट एंड। अब अब इधर मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ये पड़ी है वीडियो, ये लिखा हुआ टेक्स्ट, ये है साइड बार, ये लगा हुआ है एक लोगो, इसके अलावा ये है सर्च का बटन। तो फ्रंट एंड पे वेब पेज के ऊपर मुझे जो चीज़ नज़र आएगी उसको मैं कहूँगा दिस इज़ द फ्रंट एंड। और बैक एंड से क्या मुराद है? फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ UMT और इधर सर्च के बटन को क्लिक करता हूँ। तो बैक एंड से मुराद होता है कि जो हमारा सर्वर होता है उसके अंदर हमने अपना लॉजिक लिखना होता है कि अगर हमारे पास फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट आए तो हम उस रिक्वेस्ट को कैसे कैटर करें और कौन सा डाटा यूजर हमसे मांग रहा है। तो वो डाटा हमें वो फैच करके डाटाबेस में से वापस दे देता है, जो कि हमारा होता है ब्राउजर हमें फ्रंट एंड पे दिखाता है। तो ये बात होगी फ्रंट एंड और बैक एंड की। अच्छा, अब इस कोर्स में मेरा जो बुनियादी मकसद होगा ना, वो आप लोगों को एक्सपर्ट बनाना नहीं होगा। मेरा बुनियादी मकसद होगा मैं आपको फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में इतना सिखा दूं कि आप इनिशियल लेवल से लेकर मीडियम लेवल तक चले जाएं। और जब आप इस कोर्स के बाद कुछ और भी सीखना चाहें जो कि एडवांस लेवल पे होता है, तो आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। आपको तमाम के तमाम आर्किटेक्चर का पता हो कि वेब का जो आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। और अ, हमें एक फुल फ्लैज एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होते हैं। अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो उसमें आ जाती है जी HTML, फिर CSS और जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, HTML क्या होती है हम बहुत तफसील से बात करेंगे, CSS के बारे में भी बात करेंगे और जावास्क्रिप्ट के बारे में। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है जावा और जावास्क्रिप्ट में क्या फ़र्क होता है? जावा आपने पढ़ी तो होगी, जो ज़रा सीनियर लोग हैं। नाम का ही। सर जो नाम का ही ऑब्जेक्ट फ़र्क पैराडाइम को फॉलो करती है। अच्छा, सर एक सेम ही होती हैं दोनों। सर जो सेम। जावास्क्रिप्ट होती है वो स्क्रिप्टेड लैंग्वेज होती है जो सिर्फ ब्राउजर पे चलती है। अच्छा, अ, अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। इनमें सिर्फ ये जो है ना जावा और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल ही अलग अलग लैंग्वेज होती है, इनका पर्पस अलग होता है। इनका जो नाम है ना सिर्फ वही एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसके अलावा इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं होती। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो इस्तेमाल होती है इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जबकि जो होती है ना जावास्क्रिप्ट, ये इस्तेमाल होती है फ्रंट एंड पे वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, बैक एंड पे सर्वर बनाने के लिए। इसके अलावा आप लोगों ने आजकल रिएक्ट नेटिव का नाम सुना होगा, जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है और ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जबकि जो जावा है ना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, मास वाई इसके कि इन दोनों के नाम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो जो हमारा कोर्स होगा ना, फ्रंट एंड पे ये 3 कोर टेक्नोलॉजीज हैं जो हम सीखेंगे। मैंने ये कोर्स इससे पहले भी पढ़ाया है, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि मैंने हर चीज़ बेसिक लेवल पे तो पढ़ा दी थी। जो मेरी थी ना ख्वाहिश कि आप लोग इस कोर्स के बाद पैसे कमाना शुरू करें, तो उस तरह का मे बी मैंने टीच करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट रखा था, बच्चे उस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो इस बार मेरी कोशिश होगी कि हम HTML CSS
और जेएस को ज़रा इस तरीके से सीखें। मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बनाएं, और अगर इससे रिलेटेड कोई आपको प्रोजेक्ट मिले तो बगैर डरे आप उनको परसू करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, फ्रंट एंड पे तो आप मार्केट का कोई भी कोर्स उठा के देख लेंगे, ये तीनों चीज़ें आपको वो लाजमी सिखाएंगे ही सिखाएंगे। इसके अलावा सीएसएस के अंदर हम चंद फ्रेमवर्क सीखेंगे, लाइक हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या होता है जी? ये सीएसएस का एक फ्रेमवर्क होता है जो हमें बड़ी आसानी से फ्रंट एंड के ऊपर यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए हेल्प करता है। और अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो मेरी कोशिश होगी कि हम इधर भी आए, रिएक्ट। आप में से किसी ने इसका नाम सुना हुआ है आज से पहले, रिएक्ट का? फ्रंट एंड यस सर। हाँ, यस सर। जो होती है ना रिएक्ट, क्या होती है मुझे बताए कोई? सर ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है कंपोनेंट बेस्ड डिजाइनिंग के लिए फ्रंट एंड। ठीक हो गया। जावास्क्रिप्ट किस काम आती है? ये हमारी स्टैटिक वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए काम आती है। जो काम हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं सेम काम हम वही रिएक्ट के जरिए करते हैं, पर रिएक्ट हमारी जिंदगी को जरा आसान बना देती है। तो जब हम इस तरफ आएंगे हम देखेंगे कि रिएक्ट ने किस तरह जावास्क्रिप्ट का यूज करके यूजर इंटरफेस बनाने में हमारी हेल्प की। और अगर हम बैकएंड की बात करते हैं तो बैकएंड में अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, हमारी क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने आज से पहले पूरी जिंदगी में वेब या वेबसाइट से मुतलिक कुछ भी नहीं सुना? तो ये उनका पहला एक्सपीरियंस होगा इस कोर्स में। अपना अपना हैंड रेज कर दें ताकि मैं देख सकूं। एक हमजा है, मोहम्मद जैन है, इसके अलावा ठीक हो गया ये, माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं, मज़ा आएगा फिर तो। चलें, इमरान अफजल। इसलिए सर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिगनर्स लेवल से। मैं आपको ये बताने लगा हूँ, अभी मैं जो टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ ना, ये आधे से ज़्यादा लोगों को समझ भी नहीं आएगी और समझ आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने शुरू होना है ज़ीरो से। जो होता है ना, बच्चे को सिखाते हैं ना अली बे पे, तो हमने अली बे पे से शुरू होना है। जिस बंदे ने आज तक अपना कोडिंग एडिटर भी नहीं ओपन किया ना वेब पेज बनाने के लिए, तो हम उसको काइंडली अपना अपना माइक को ऑफ कर दें, जिसकी आवाज़ आ रही है। तो हम उन स्टूडेंट्स के लिए यही कोर्स है और उन्हीं को दिमाग में रख के आगे चलेंगे। और जो लोग थोड़े से एक्सपीरियंस हैं, मुझे पता है, 2-3 स्टूडेंट आए थे, वो कह रहे थे हम पहले से वेब पढ़ चुके हैं एडवांस। मैंने कहा फिर आप ये कोर्स क्यों ले रहे हैं? तो वो कहते हैं कि हम सिर्फ अपने क्रेडिट आवर पूरा करना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को ये कोर्स शुरू में मे बी ज़रा स्लो लगे, लेकिन ये स्लो होना भी चाहिए उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज तक वेब पे कभी काम ही नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं ये अज्यूम करूँगा कि आप लोगों को वेब का कुछ भी नहीं पता, आपको ABC तक का भी अंदाज़ा नहीं, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा, पहली बात तो ये। अच्छा, अब हम बैक एंड पे। अच्छा, बैक एंड पे आप लोगों ने कौन कौन सी लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजी का नाम सुना हुआ है, मोटा मोटा? सर रिएक्ट करिए। सर रूबी नहीं, ऑन रिएक्ट रेल्स, नोट। PHP। चले, एक तो आ गई नोड, सॉरी, इसको मैं, चले, एक आ गई नोड JS। जी सर। इसके इसके अलावा Django सर। कोई? DJANGO, ये स्पेलिंग होंगे मेरा ख्याल है। अच्छा, जी बिल्कुल PHP यही का है सर। लाडावल। PHP। अच्छा, जो आपने बोला है ना लारावेल, वो एक PHP का फ्रेमवर्क होता है। यहाँ पे लिख देते हैं सर C#। लारा पाइथन। अच्छा, C# और पाइथन दोनों ना वो हैं, जुबानें हैं, लैंग्वेज है, तो ये इस्तेमाल होती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथन। चलो, और जो है ना नोड JS, ये इस्तेमाल करता है
किसको इस्तेमाल करता है वाला? जा जावास्क्रिप्ट को। चले, ये हमारे पास मोटी मोटी बैक एंड की टेक्नोलॉजीज आ गई जो कि आजकल मार्केट में इस्तेमाल होती हैं, पर हम किसी भी सूरत में इन सारों को कवर नहीं कर सकते। जो मैं करता हूँ ना अपने कोर्स में, मैं बैक एंड में कवर करता हूँ सिर्फ इसको। और उसकी एक खास वजह है, उसकी वजह ये है कि जब हम फ्रंट एंड के ऊपर जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं तो बैक एंड के ऊपर मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे वही लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो वो पहले से सीख चुके होते हैं। तो उसके लिए सबसे सूटेबल फ्रेमवर्क होता है नोड जेएस का। और जो लोग कुछ लोग पाइथन पे भी काम करते हैं तो वो ये वाला फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग पीएचपी पे भी काम करते हैं वो ये वाला फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। हम्म, इसको मैं ऐसे ही करता हूँ, जरा नोड जेएस। चलो, अच्छा, और पहली वजह तो ये है कि बच्चों को दो लैंग्वेज अलग अलग ना सीखनी पड़े, और दूसरी वजह यह है आप लोग आज जाके ना गूगल पे जाके जॉब सर्च कीजिए वेब डेवलपर की, तो मुझे अगले लेक्चर में आके बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा किस टेक्नोलॉजी की जॉब के ऐड आए नज़र। आपको सबसे ज़्यादा इसके नज़र आएंगे और पाइथन के नज़र आएंगे। पीएचपी अब आस्ता आस्ता आउटडेटेड होती जा रही है। पहले इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता था, पर अब लोग या जो नए स्टार्टअप होते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि हम पीएचपी को इस्तेमाल ना करें। इसकी कोई खास वजह तो नहीं है, ना इसका ये मतलब है पीएचपी गंदी होती है। बस एक एक टाइम होता है, मार्केट का ट्रेंड होता है। आजकल मार्केट में ये और नोड जेएस और पाइथन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, और जो चीज़ मार्केट में यूज़ हो रही है तो अक्लमंदी की बात है कि हम भी उसी चीज़ को सीखें, ताकि आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स या अपना टाइम लगाने के बाद हम लोग इस काबिल एक्सक्यूज हो मी जाएं सर, कि हम। हाँ जी। सर ये हम जो सीएस का फ्रेमवर्क है, हाँ हम जी। इसमें सीएस नहीं कर सकते क्या? सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई थी, क्या नहीं कर सकते? सर अगर बूटस्ट्रैप की जगह हम टेलमेट सीएसएस कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। क्योंकि सर जैसे आपने बताया कि जो मार्केट में ज्यादा डिमांड में है, हाँ तो जी। टेलमेट सीएसएस जो है वो बूटस्ट्रैप को कवर अप कर रही है मार्केट में। हाँ जी, मैं आपको रोकूंगा नहीं। सिमेंटिक यूआई, मटेरियल यूआई, 15-16 फ्रेमवर्क हैं सीएसएस के। तो सर ये अ, फ्रंट एंड के लिए भी कोई एक करनी पड़नी है कि ये तीनों करनी पड़नी है? अ, नहीं, बैक एंड के लिए हमने सिर्फ ये करनी है नोड जेएस। और फ्रंट एंड के लिए? फ्रंट एंड के लिए तो ये सारी की सारी सीखनी पड़ती है, सिवाय इसके जो है ना रिएक्ट। रिएक्ट बहुत हैवी है। अगर हमारे पास टाइम बचा तो ये सब, ये माइक काइंडली आप सब लोग अपना ऑफ कर लिया करें। अगर हमारे पास टाइम बचा, पहले हम ये तीन चीज़ें कवर करेंगे, फिर हम आ जाएंगे बैकएंड के ऊपर और ये कवर करेंगे नोड जेएस। पाइथन और पीएचपी की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक ही टेक्नोलॉजी पे लेके चलूं। हम डेटाबेस सीखें, डेटाबेस से डाटा लाना सीखें, डाटा स्टोर करना सीखें, हम एक पूरी की पूरी CRUD ऐप बनाना सीखें। जब हम ये काम कर लेंगे, फिर अगर इंशाल्लाह ताला टाइम बचा हम रिएक्ट की तरफ जाएंगे। क्योंकि रिएक्ट के बगैर आजकल आप ऐसे कह सकते हैं कि जो थोड़ी सी मीडियम लेवल की एप्लीकेशंस होती हैं ना वो अधूरी होती हैं। तो इसको भी सीखना अ, हमारे लिए वाजिब है। रिएक्ट के अलावा एक होती है एंगुलर, इसका नाम भी आपने सुना होगा, जो ज़रा यस सर। एक्सपीरियंस होगा। एन एंगुलर। इसके अलावा और कौन कौन सी जीएस की लाइब्रेरीज होती हैं, बता सकता है कोई मुझे? व्यू जीएस सर। हाँ जी, व्यू, स्पेलिंग में भी यही हो, व्यू जेएस। हाँ जी। और इस, बस फिलहाल तीन ही है। तो ये सारे के सारे फ्रेमवर्क होते हैं, ये भी फ्रेमवर्क है। ये सीएसएस का फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, एंगुलर भी जावास्क्रिप्ट का, व्यू भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। और अगर हम बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में हम अपना सर्वर नोड जेएस में भी बना सकते हैं, डी डेंजो में भी बना सकते हैं, लारावेल में भी बना सकते हैं।
और हर फ्रेमवर्क में अलग से उसकी अपनी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। तो ये तो मोटा मोटा तारुफ था कि हम अपने कोर्स में किन चीज़ों को कवर करेंगे और किन को कवर नहीं करेंगे। आपके ख्याल में इसमें हमें क्या चीज़ ऐड या डिलीट तो नहीं कर सकते, ऐड करनी चाहिए? तो मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी। सर आपने फ्रेमवर्क्स बता दिए, नोड जेएस है, जेंगो है और सर लारावेल का है। सर जो फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर पाइथन है, पाइथन का फ्रेमवर्क हम लोग नोड जेएस से कोई और भी यूज कर सकते हैं ना? फ्रेमवर्क्स में आपसे जरा क्लियर करना चाह रहा हूँ। पाइथन का फ्रेमवर्क हम कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका जी ये सवाल है? जी जी मेरा सवाल है, कोई और ये पाइथन सिर्फ का फ्लास्क कैसे, फ्लास्क फ्लास्क कैसे? भी होता है, ये भी होता है। और अच्छा, ये जो फ्रेमवर्क होते हैं ना, ये कोई ये चीज़ नहीं होती कि ये पता नहीं क्या होते हैं। ये हमारी जी जिंदगी को, ये डेवलपर की जिंदगी को आसान बनाने के लिए बनते हैं। जी मतलब जो काम हम 50 लाइन ऑफ कोड में करते हैं ना, ये फ्रेमवर्क हमें वो एक सेम काम 2 लाइन ऑफ कोड में करके दे देते हैं। और ये भी नहीं होती कि ये वाला अच्छा है तो ये गंदा है, या ये वाला अच्छा है ये गंदा है। ऐसे नहीं होता। ये डिपेंड करता है डेवलपर की अपने पर्सनल पर्सनल लाइकिंग पे, डिसलाइकिंग पे। वो कौन से स्टैक को ज़्यादा पसंद करता है, या उसको किस स्टैक से ज़्यादा प्यार है, बस ये सारा यही होता है। या मार्केट में कौन सा स्टैक आजकल इन है, स्टार्टअप किस पे अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करना पसंद करते हैं, एप्लीकेशन स्केलेबल होती है। और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। तो अच्छा, अच्छा चलें। ये तो एक मोटा मोटा तारुफ था कि हम क्या सीखेंगे, लेकिन वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे स्पोर्ट्स का मकसद, जो मेरी ख्वाहिश है ना, वो ये है कि आफ्टर 6 मंथ आप लोग अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएं, आप जस्ट इंटरव्यू दें, उनको पता लग जाए यार इस बंदे को सब कुछ तो नहीं आ सकता किसी को भी, लेकिन इसको इतना आता है कि वो आपको एटलीस्ट इंटर्नशिप ऑफर कर सकें। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लाजमी बात है आपको जॉब भी मिलेगी। चलें। अच्छा, मैं ज़रा मुझे 2 मिनट दीजिएगा, पानी मैं पी लूँ ज़रा, थोड़ी सी। इतने दिनों बाद बोला चला। आइए ज़रा। उधर वो बोतल नहीं, नहीं मेरे पास नहीं है मेरे। अच्छा, आपको वो चाहिए था ना, एक्स ग्रेड? वो भी मैंने पता किया अभी, एट दिस टाइम वो इतना, वो कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है। सुंदर। तो इस तो इसकी वजह क्या है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं? आप दोबारा से ऊप रखना चाह रहे हैं? स्टूडेंट ज़रा वेट कीजिएगा, एक स्टूडेंट आया हुआ है, मैं ज़रा उसकी क्यूरी देखता हूँ। तो मैंने आपको ऐसे दे दिया है, ऐसे का मतलब। अच्छा, वो ये कहते हैं कि क्लासेस नहीं लेनी, फिर दोबारा आप ऐसे।
चले मैं फिर मैं सुंदर अब तो वो चली गई होगी मेरा ख्याल है। अब चली गई होगी, फिर सुबह मैं उनसे बात करके पूछता हूँ। वो तो मुझे पता है, वो जो FRP को डील करती है ना। चले मैं सुबह उनसे बात करता हूँ, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम यस अस्सलाम। सर। अच्छा सर। चलें, ये तो एक हमारा छोटा सा तारुफ था कि हमने कोर्स में करना क्या है। अब थोड़ा सा चलते हैं थोड़ा सा आगे। आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होगा। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज इंटरनेट, तो आप में से कोई मुझे डिफाइन करेगा कि इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज The अ networks नेटवर्क of network. अच्छा, वेब पे नेटवर्क ऑफ, अच्छा दिस इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है? ये इंसान ने क्यों बनाया? सर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के Communication लिए। sharing करने। कम्युनिकेशन का लफ्ज़ बड़ा अच्छा है, जिसने भी बोला है ठीक हो गया। कम्युनिकेशन, हमने क्या चीज़ कम्युनिकेट करनी होती है इंटरनेट के ऊपर बैठ के? हम सारा दिन इंटरनेट पे बैठ के अपना टाइम ज़ाया करते हैं। हम क्या कर रहे हैं एक दूसरे से? इंफॉर्मेशन। Information इंफॉर्मेशन। share. इंफॉर्मेशन ओके हो गया। और इंफॉर्मेशन क्या होती है? ये डाटा होता है। तो इसका मतलब कि इंटरनेट पे डाटा पड़ा हुआ है, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का। और ये डाटा क्या है? ये कुछ भी नहीं, ये जस्ट वेब पेजेस हैं। जिस तरह कोई है ना वेबसाइट, हर वेबसाइट का कोई ना कोई पेज होता है। अगर मेरा कोई बिजनेस है, लाइक मैं बेचता हूँ लैपटॉप, मेरे लैपटॉप वाली दुकान का नाम है ABC लैपटॉप। तो मैंने ABC लैपटॉप के नाम से एक बनाई वेबसाइट, उसके 5 पेजेस हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। इसका मतलब मेरी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन किसी ना किसी वेब पेज पे पड़ी हुई है। और वो तमाम वेब पेज जिसका डोमेन एड्रेस से मुराद होता है, लाइक जब आप यहाँ पे आके लिखते हैं www.gmail.com या लिखते हैं facebook.com, तो जो ये चीज़ होती है इसको हम कहते हैं दिस इज द डोमेन। डोमेन का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है। जिस तरह हमारे घरों का एड्रेस होता है, इसी तरह हर वेबसाइट का भी एड्रेस होता है। तो इंटरनेट पे तमाम के तमाम वेबसाइट का डाटा पड़ा होता है, हम उसको असेस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अच्छा, हमें इंटरनेट इंसान को इजाद करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आप में से किसी ने बोला था कम्युनिकेशन करने के लिए। अब मैं इधर UMT के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मैं आपको क्लासेस, आप मेरी क्लास बैठ के आराम से सुन रहे हैं अपने कमरे में। तो इसका मतलब जो ये वाला कंप्यूटर है ये मेरा कंप्यूटर है, और ये आप में से किसी एक स्टूडेंट का कंप्यूटर है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तार लगानी पड़ेगी। अगर मैंने इन दोनों के बीच में तार लगा के कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, इसका मतलब अब ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डाटा भी सेंड कर सकता है, और ये दोनों कंप्यूटर आपस में बातें कर सकते हैं। ओके हो गया। लेकिन मैं एक टीचर हूँ, मैं एट अ टाइम एक स्टूडेंट को अभी पढ़ा रहा हूँ कि एक से ज़्यादा को। बेहतर ऑब्वियसली सर। आप लोग, हाँ जी ऑब्वियसली आप लोग तकरीबन 45 से 48 स्टूडेंट हैं। तो अगर हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा हों, तो हर फर्ज करें ये कंप्यूटर है मेरा कंप्यूटर, तो मुझे हर एक कंप्यूटर के साथ ना अलहदा तार लगा के एक कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि जो इंटरनेट होता है ना वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, और जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं उसको हम कहते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क किसे कहते हैं कि जब मोर देन 1 या 2 और 3 कंप्यूटर आर कनेक्टेड। अच्छा जी, ये तो हमारे पास बन गया एक नेटवर्क। अब ये
पहले हमारा नेटवर्क ऐसे था जिसमें हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड था, लेकिन हमने इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए ये इसको ऐसे कर दिया। आप लोग पीटीसीएल का इंटरनेट इस्तेमाल करते होंगे, मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों के घर में लगा होगा। तो वो जो पड़ा होता है जहाँ से आपके वाईफाई का कनेक्शन आ रहा होता है, आप उसको क्या बोलते हैं? राउटर बोलते हैं ना, आई थिंक। जी यस सर। सर। जी, तो ये राउटर है। पहले नेटवर्क की शक्ल ऐसे होती थी, फिर हमारे पास एक बड़ी स्मार्ट सी डिवाइस आ गई जो कि इन तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती है। जब इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर से बात करनी होती है, ये राउटर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और उस कंप्यूटर का एड्रेस बताता है कि भाई मुझे उस कंप्यूटर से ये डाटा चाहिए। अब ये राउटर की मदद से हमने इतने कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को इतना सिंपल नेटवर्क बना दिया। अब ये देखें, ये फर्ज करें एक नेटवर्क है, ये आप फर्ज करें ये लाहौर में एक नेटवर्क है और ये कराची में है, ये मुल्तान में है। तो ये तमाम के तमाम जो होते हैं ना नेटवर्क, ये इंटरमीडिएट रोटर्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मैं यहाँ पे बैठ के अमेरिका के किसी कंप्यूटर को पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ राउटर्स के। जो मेरा मैसेज है ना, मैं एक कंप्यूटर को सेंड करूंगा, वो दूसरे को सेंड करेगा, वो तीसरे को सेंड करेगा, और ये तमाम जो है ना दुनिया का इंटरनेट, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता या आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आपकी सिम के सिग्नल चले जाते हैं, तो आप फेसबुक नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप यूट्यूब नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसका ये मतलब है जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आप एक बहुत बड़े यूनिवर्सल नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं और आप उस नेटवर्क के ऊपर किसी भी सर्वर का डाटा असेस कर सकते हैं जिसको असेस करने की आपको इजाज़त मिली हुई है। ये सिंपल सी एक बात है, ये आपको पता नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी हमने इंटरनेट के ऊपर बैठ के वेबसाइट बनानी है, तो छोटा सा तारुफ के भाई व्हाट इज़ इंटरनेट, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, हमने डाटा रखना होता है, डाटा को असेस करना होता है। और ये चीज़ भी आप लोग जानते होंगे कि जब जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर डाटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, लाइक हमारी जो इमेजेस हैं, हमारी आवाज़ है, हमारे वर्ड्स हैं, वो कंप्यूटर के अंदर किस शक्ल में स्टोर होता है? बाइनरी नंबर, मशीन लैंग्वेज, ठीक कह रहे हैं, ठीक हो गया। हाँ, यही होती है मशीन लैंग्वेज, 0 और 1। तो इंटरनेट में भी डाटा जब ट्रांसफ़र होता है ना, वो इसी तरह पहले वो कन्वर्ट होता है 0 और 1 में, तब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, द इंटरनेट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैंने आपको कहा है कि इंटरनेट एक नेटवर्क होता है, इन्होंने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दिया है। दैट कैरीज, जो कि कैरी करता है इन चीज़ों को। नंबर 1, ईमेल। जब आपने किसी को ईमेल सेंड करनी होती है, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, वेब। वेब के बारे में हम अभी जाके पढ़ते हैं। नंबर 3, फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग से क्या मुराद है? आप लोग टोरेंट करते हैं डाउनलोड? यस सर। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने आज तक टोरेंट से कोई चीज़ डाउनलोड ना की हो? है कोई ऐसा बंदा? मेरे ख्याल से सारा ने किया हुआ है। ठीक है। घर बैठ हाँ जी, मूवीज उन्होंने तो देखी, क्या कह रहे हैं? घर बैठ के मूवीज भी तो डाउनलोड इसी से ही करनी है। हाँ, मूवीज हो गए, जितने भी पायरेटेड होते हैं सॉफ्टवेयर हो गए, हमें क्योंकि चीज़ पे परचेज तो करनी नहीं होती, यस सर। तो हमारे लिए तो, पाकिस्तानी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। अच्छा, वो असल में फाइल शेयरिंग ही हो रही होती है कि एक बंदे के पास फाइल पड़ी होती है, वो आपस में पीयर्स होते हैं, एक दूसरे को से वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करके फाइलों का डाटा एक दूसरे को फेंक रहे होते हैं कि भाई ये फलाने ये फाइल का चंक तू ले रहे, ये मुझे दे दे। इस तरह तमाम का तमाम नेटवर्क मिलके ना फाइल को शेयर कर रहा होता है। इसके अलावा आप में से सारे लोग ऑनलाइन गेमिंग भी करते होंगे, पबजी होगी और
बाकी जितनी भी गेमें हैं वो भी इंटरनेट के ऊपर होती हैं। इसके अलावा स्ट्रीमिंग सर्विसेज, सबसे बड़ी मिसाल है यूट्यूब। यूट्यूब में वीडियोस का डाटा स्ट्रीम होता है। अच्छा जी, अगर हम आगे चलें, मैंने आपको कहा था इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसके अंदर पूरी दुनिया के तमाम डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो सड़कों का जाल है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई पता नहीं चल रहा कि रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन हर रास्ता किसी ना किसी तरह दूसरे रास्ते से कनेक्टेड कनेक्टेड ज़रूर है। अगर हमने अमेरिका के किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है ना, तो हम पहले यहाँ पे लाहौर का कोई होगा सर्वर, राउटर, उससे कनेक्शन करेंगे, वो फिर दुबई में जाके करेगा, वो फिर समुंदर के नीचे से जा रही होंगी तारे, वहाँ पे जाके करेगा वो। अल्टीमेटली इंटरनेट की मदद से उस सर्वर तक हमारा जो मैसेज होगा ना वो पहुँच ही जाएगा। यहाँ पे ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है। अच्छा जी, इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि तमाम के तमाम कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये एक ग्लोबल नेटवर्क होता है। ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया का, एक ही, सारी दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और दी वेब से क्या मुराद है? अच्छा, आपने www का लफ्ज़ पढ़ा हुआ है जो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं www। हम हर वेबसाइट से पहले ये लफ्ज़ लिखते हैं। आपको पता है हम ये क्यों लिखते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। होता तो वर्ल्ड वाइड वेब भी है, लेकिन इसका मकसद क्या होता है? सर ब्रीच करने के लिए, जहाँ पे डाटा हम लोगों ने जाने हैं, जिस डाटा तक हम लोगों ने जाना है उसको ब्रीच करने के लिए। अच्छा, रीच करने के लिए। अच्छा, दी वर्ल्ड वाइड वेब इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। ये हमें क्या बता रहा है? www एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जहाँ पे डाटा और वो तमाम अदर रिसोर्सेज हमारे लिए मौजूद होते हैं कि हम उनको रीड कर सकें। अब ये जो है अदर रिसोर्सेज, इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें आपकी वीडियोस आ सकती हैं, इसमें आपकी इमेजेस आ सकती हैं, इसमें आपकी MP3 फाइल्स आ सकती हैं, इसमें आपका वो सब कुछ आ सकता है जो आप डिजिटल कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। और जो होते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, वो ट्रांसफर होते हैं वाया HTTP। अब ये HTTP क्या होता है जी? HTTP रिक्वेस्ट। अच्छा, ये होता है जी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब हमने किसी सर्वर से कोई डाटा मंगवाना होता है ना, तो हम उसको HTTP रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। लाइक मैं दोबारा से इधर आता हूँ ब्राउज़र पे। अब फर्ज करें मैंने यूट्यूब पे ही चलते हैं, मैं यूट्यूब का एड्रेस यहाँ पे लिखता हूँ। तो जब मैंने एड्रेस बार के ऊपर यूट्यूब का एड्रेस लिखा और इंटर का बटन प्रेस किया, तो जो मेरा ब्राउज़र है ना वो एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और यूट्यूब के सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी और वो सर्वर मुझे डाटा वापस कर देगा इस फॉर्म में। तो HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है? HTTP रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट होती है जो हम अपने ब्राउज़र की मदद से जनरेट कर सकते हैं। और हम ये रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करते हैं? ये जब हम अपने एड्रेस बार पे उस वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, लाइक youtube.com, facebook.com, twitter.com, जैसे हम इंटर का बटन प्रेस करते हैं ना, तो ब्राउज़र हमारा एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करता है और वो रिक्वेस्ट उस एड्रेस पे जाती है। और हम ब्राउज़र के थ्रू कह रहे होते हैं आई वुड लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़, कि मुझे ये इंफॉर्मेशन दे दें, सर्वर से कह रहे होते हैं और सर्वर हमें वो इंफॉर्मेशन वापस दे देता है। ओके हो गया? पता जो मैंने बताया कि HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है। यस सर। सर ये साथ पिक्चर किसकी बनी हुई है? पता नहीं, मैंने भी इंटरनेट से लिया है। मैंने खुद तो बैठने की होगी, कोई अल्लाह की बंदी होगी। अच्छा बड़ा रिक्वेस्ट कर रही है। अच्छा, अब बात आ गई सर्वर की। देखें, ये हमारा ब्राउज़र है। हम सर्वर को कहते हैं भाई हमें कोई डाटा दे,
और वो हम देखता है कि हम कौन सा डाटा मांग रहे हैं, वो हमें डाटा वापस देख के हमारे यहाँ शो हो जाता है। अगर हम इसको एनिमेटेड फॉर्म में देखें, मैं जाता हूँ गूगल के सर्च बार पे, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट होती है, वो इस सर्वर के पास जाती है। अब ये सर्वर देखता है कि उस रिक्वेस्ट में मैं क्या मांग रहा हूँ, और वो मुझे एज आ रिप्लाई के तौर पे वो चीज़ें सर्वर वापस करता है जो मेरे ब्राउजर में दोबारा शो हो जाती है। इसको हम डेमो कर लेते हैं। ये है जी गूगल। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जी पाकिस्तानी, पाकिस्तान से प्यार ही बहुत है हम सबको, पाकिस्तान। जैसे ही मैंने इंटर का बटन प्रेस किया तो सर्वर ने मुझे ये रिस्पॉन्स वापस भेज दिया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो ये चीज़ है इसको क्या कहते हैं, जो मैंने हाईलाइट की है। यूआरएल। इसको कहते हैं यूआरएल। वेरी गुड। और यूआरएल का मैंने आपको बताया था, ये होता है एड्रेस, एड्रेस ऑफ द सर्वर ओवर द इंटरनेट। कि हम ब्राउज़र को कह रहे हैं कि भाई सर्वर का ये एड्रेस है, मैं इस एड्रेस पे कोई चीज़, कोई HTTP रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ। अब जब मैं गूगल पे सर्च करता हूँ ना, तो गूगल पे सर्च करने के लिए जो एड्रेस गूगल ने रखा है ना, वो ये रखा हुआ है। उसने एड्रेस रखा है www.google.com/search। अब कोई भी यूज़र ब्राउज़र में आके ये सारा एड्रेस लिखेगा ना स्लैश सर्च के साथ, तो ब्राउज़र को पता चल जाएगा इंटरनेट के हम किस सर्वर से डाटा मंगवाना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द गूगल सर्वर, और ये सर्वर अमेरिका में पड़ा हुआ है। अब ये अमेरिका की कौन सी स्टेट में पड़ा है उससे हमें कोई गर्ज नहीं, हमें जस्ट इसका एड्रेस पता है। इस एड्रेस पे हम कुछ भी लिख के भेजेंगे हमें आ जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये क्या है? सवालिया निशान। सवालिया निशान का मतलब होता है, इंटेरोगेटिव साइन है ये। इसका मतलब होता है कि हम गूगल को ये बताएं कि हम क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है क्यू, क्यू बराबर है पाकिस्तान। फर्स्ट करें, मैं पाकिस्तान की जगह लिखता हूँ UMT। ये गूगल ने मुझे UMT से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो गूगल जानता था वो रिटर्न कर दी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्यू बराबर है क्यू बराबर है लाहौर। इमरान खान लिखना ये था। क्या लिखना था? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, क्या कह रहे थे? मैंने कह रहा हूँ इमरान खान लिखना है। ओ, इमरान खान ने पहले हमें इतना खुश किया हुआ है, तो उसका नाम लिख के हम और खुश हो जाए। अच्छा, सर आप भी तपे पड़े लगता है। नहीं वोट तो हमने उसे ही दिया था, बट अब क्या कर सकते हैं, किस्मत बाज दफा। यार मान सर रखा इसी बस तरह कर रहे अब ने उसे दिया था सर, सारे तपे हैं। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, अब ये जो क्यू है ये भला क्या है? ये मैं आपको बता देता हूँ। जो गूगल का सर्वर है ना, उसमें क्यू के नाम का एक वेरिएबल है। जब हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव साइन क्यू बराबर है लाहौर लिख के भेजते हैं ना, तो सर्वर को पता चल जाता है ये एक HTTP रिक्वेस्ट है, और वो देखता है क्यू के वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, और वो अपने डाटाबेस में जाके वही चीज़ सर्च करता है और वो हमें वापस कर देता है। इसका मतलब हुआ कि हम एज अ यूज़र सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं। यहाँ पे मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी, भाई मुझे लाहौर के बारे में गूगल तुम जो भी जानते हो ना, तुम्हारे डाटाबेस में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, मुझे लाहौर के बारे में वो रिटर्न कर दो। तो वो डाटा हमें रिटर्न हो गया। तो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल कि किस तरह इस सर्वर को हमने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे लाहौर के बारे में तमाम चीज़ें चाहिए। और ये चीज़ें हम खुद भी बनाएंगे, हम अपना सर्वर बनाएंगे, हम अपने फ्रंट एंड से अपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे, और जो चीज़ें, जो काम हम अपने सर्वर से करवाना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, हमारा सर्वर उसी तरह का रिस्पॉन्स हमें वापस करेगा। अच्छा, अच्छा, फ्रंट एंड और बैक एंड, ये भी कुछ भी नहीं।
जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कहते हैं वेटर को भाई हमें एक पिज़्ज़ा ला दो। अब वो रेस्टोरेंट बड़ा साफ सुथरा होता है, बड़ा प्यारा होता है, वेटर बड़ा अच्छा सा पिज़्ज़ा लाता है, लेकिन किचन के अंदर उनके हलचल मची होती है। तो वेब के अंदर भी यही हिसाब है कि फ्रंट पे हमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वेबसाइट बहुत प्यारी होती है, लेकिन जो होता है ना सर्वर साइड, उसके अंदर बाज दफ़ा बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म का लॉजिक काम कर रहा होता है। तो दिस इज द एनालॉजी के फ्रंट एंड पे चीज़ें इस तरह नज़र आ रही होती हैं प्यारी प्यारी, जबकि बैक एंड में जो कुक होता है ना वो बड़ी मेहनत से पिज़्ज़ा तैयार करता है, और एज अ यूज़र हमें महसूस नहीं हो रहा होता कि भाई डेवलपर ने या किसी और ने उन चीज़ों को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी से काम किया। अच्छा जी, ये भी वही चीज़ पिज़्ज़े वाली मिसाल। ये वो सारा साइकिल है। साइकिल क्या है जी, हम गूगल पे जाते हैं, हम गूगल का ये एड्रेस है google.com/search, यहाँ पे क्यू क्यू गूगल का अपना वेरिएबल है, तो यहाँ पे सर्च किया इसने चिकन, तो जो ये रिक्वेस्ट है ये जाती है गूगल के सर्वर के पास। ये अपने डेटाबेस में देखता है कि भाई चिकन के नाम के मुताबिक मेरे डेटाबेस में कौन कौन सा डाटा पड़ा है। तो अगर कोई डाटा इसको वापस मिलता है तो ये हमें एक वो सेंड करता है रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स हमें अपनी स्क्रीन पे शो हो जाता है। दिस इज द कंप्लीट साइकिल के एज अ फ्रंट एंड यूज़र हम अपने ब्राउज़र पे जाके किसी भी सर्वर से कोई भी डाटा मंगवा सकते हैं अगर हमें उस डाटा को एक्सेस करने की परमिशन है। अच्छा। अच्छा, अब ये जो रिस्पॉन्स होता है इसके अंदर क्या क्या होता है जी? हम्म, कोई सिंपल सी वेबसाइट ठहरे जरा। विकिपीडिया। अच्छा जी, ये एक सिंपल सी वेबसाइट है। हम विकिपीडिया के सर्वर को कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का बारे में जो भी डाटा है ना वो वापस कर दो। अब विकिपीडिया के सर्वर ने हमें ये वाला डाटा वापस किया। अगर मैं यहाँ पे पेज पे करूँ राइट क्लिक और यहाँ पे क्लिक करूँ इंस्पेक्ट के ऊपर, ये हम बड़ी तफसील से देखेंगे इंस्पेक्ट क्या होता है। तो जो हमारा असल में ये पेज है ना, इसकी ये सारी कोडिंग है ये वाली। इसको मैं अच्छा, जो ये आपको बड़ा प्यारा सा पेज आ रहा है ना नज़र, असल में ये पेज ऐसा दिखता है। अब ये जो पेज है ये तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। पहली चीज़ है HTML, दूसरी चीज़ है CSS, और तीसरी चीज़ है जावास्क्रिप्ट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो हमारा होता है ना रिस्पॉन्स, जो सर्वर हमें वापस करता है, उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। पहली क्या होती है HTML, दूसरी होती है CSS, और तीसरी होती है जावास्क्रिप्ट। और आप यहाँ यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर हम इस कोड को एनालाइज करें तो ये देखें, दिस इज द कोड फॉर द HTML। ये HTML का कोड है, और ये जो ये स्टाइल है ये इसका CSS का कोड है, और जावास्क्रिप्ट की फाइल भी इसके अंदर इम्बेड होती है। तो कहने का मतलब ये, जो आपको बड़ी प्यारी सी वेबसाइट आ रही होती है ना नज़र, वो असल में ऐसी नहीं होती। वो बैक एंड पे वो ऐसी बनी होती है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने टूल्स की तरफ कि इस कोर्स में हम कौन कौन से टूल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि आप में से तमाम के तमाम स्टूडेंट गूगल क्रोम का ब्राउज़र ही इस्तेमाल करते होंगे, ऐसा है कि नहीं? यस सर, फेवरेट। को, कोई चीता है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करता है?
माइक्रोसॉफ्ट सर आज के जमाने में कोई नहीं। कोई तो होगा, लड़कियों में से कोई। सर बहुत हिम्मत चाहिए हो, मेरे ख्याल से किसी ने इतनी हिम्मत नहीं है। पेशेंस चाहिए और उसके सर लिए। पेशेंस चाहिए वैसे सर, ना, नासा का इंटरनेट चाहिए। नहीं नहीं, मैंने ना विंडो की थी नई, तो जो उनका ब्राउजर है एज, वो तो वैसे काफी अच्छा लगा था मुझे। मैं ये सोच Windows रहा था लगा। लोग लोग इसको इतना बुरा क्यों कहते हैं। उन्होंने काफी ज्यादा सही, स्पीड भी अच्छी थी और फीचर भी यही थे जो क्रोम में होते हैं। सर आप एज की बात कर रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज। हाँ जी, मैं माइक्रोसॉफ्ट एज की वैसे बात कर रहा हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बहुत, अब तो वो आता ही नहीं मेरे ख्याल विंडो में। वो खत्म हो गया, अच्छा हुआ। अच्छा, अच्छा, एज अ डेवलपर हम कोशिश करते हैं कि गूगल क्रोम ही इस्तेमाल करें। तो आप में से अगर कोई इस्तेमाल करता है मोजिला सफारी, आराम से कर सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाज़ दफ़ा 19-20 का फ़र्क आ जाता है जब हम लोग करेंगे ना कोडिंग। तो कोई चीज़ किसी ब्राउज़र में किसी और तरह रेंडर हो रही होती है और किसी और ब्राउज़र में किसी और तरह हो रही होती है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है आप ये वाला ब्राउज़र इस्तेमाल करें। और जो हमारा कोड कोड लिखने के लिए एडिटर इस्तेमाल होगा, वो हम ये इस्तेमाल करेंगे VS कोड। VS कोड किसी ने पहले इस्तेमाल किया हुआ यस सर। है? कौन सी प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया था? सारी सर। सर वेब के लिए। तो जेएसपी। वेब के। अच्छा, इसका मतलब आप लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस है वेब वेब के लिए इस पे किया। तो नहीं सर। एक होता है विजुअल स्टूडियो, वो आपको पता है कि बहुत वो होता है जिस पे आप C++ के प्रोग्राम लिखते थे विजुअल स्टूडियो के ऊपर, याद है ना? जी सर, तो किया सर हुआ। बड़ा हैवी होता है। ये वो नहीं है, ये है विजुअल स्टूडियो कोड। कोड का मतलब ये एक जस्ट एक टेक्स्ट एडिटर है जिस पे आप अपना कोड लिख सकते हैं। वो कोई और चीज़ है, ये कोई और चीज़ है। तो आपने गूगल पे जाना है, आपने लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं VS कोड। आप कुछ भी लिखेंगे, आपने गूगल पे जाना है, ये इनकी आ जाएगी वेबसाइट। इनकी वेबसाइट पे जाके आपने इसको कर लेना डाउनलोड। ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो मेरा विंडो है तो इसने कर दिया। यहाँ से मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी आज की पहली जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने VS कोड डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। सर मैक पे हो जाता है? हाँ जी, बड़े आराम से हो जाता है, हंस के हो ठीक है, जाता है बल्कि मैक पे तो। ठीक है। ये खुद ब खुद कर लेगा डिटेक्ट। ये ना, जब यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे लिखा होगा मैक, मेरा तो लिखा है ना विंडो, आपका लिखा होगा मैक। लेकिन अगर कोई बंदा ये इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो ना करे। आप लोग ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग सबलाइन टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग बैक के अंदर अपने और भी बड़े प्यारे प्यारे एडिटर हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि स्टूडेंट आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ मैं अपने एडिटर में करूँगा, अगर आप मेरे वाला एडिटर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता होगा कि सर ने कैसे किया है। अदरवाइज आप अपना एडिटर जिस पे आप यूज टू हुए हैं आप आराम से इस्तेमाल करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो वैसे भी दिस इज, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इंडस्ट्री में वो समझी जाती हैं लीडर। तो इंडस्ट्री में ज़्यादातर काम VS कोड पे ही होता है, और जो ब्राउज़र है वो दूसरा ही क्रोम ही देखा जाता है। अच्छा, ये दो टूल हो गए हमारे पास। अगर हम आगे चलें, आगे ख़त्म, ख़त्म, ठीक है। चलें, एक तो आपकी ये असाइनमेंट है, आपने ये VS कोड डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है, और ब्राउज़र आपका वही होना है। और इसके अलावा कुछ, अच्छा, ये मैं भी इंटरनेट पे सर्च करता रहता हूँ ना वेब के कोर्सेज। तो जो मेरे इस कोर्स को पढ़ाने के लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे ना, वो कुछ इनसे मिलते जुलते हैं। नंबर एक, बिल्डिंग फ्लुएंसी विद द फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को तमाम टेक्नोलॉजी के साथ आशनाई हो जाए। अब मैं आपको उनका एक्सपर्ट नहीं बनाऊंगा ना, मैं बना सकता हूँ। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कोर्स हो, अगर आप CSS भी सीखना चाहें ना, जो आपको CS की ABC से लेकर Z तक सिखा दे।
तो मेरा काम होगा आप लोगों को एक खास लेवल तक सिखाना, आपकी बुनियाद खड़ी कर देना, ताकि आप आगे अगर खुद ब खुद सीखना चाहें आप बड़े आराम से सीख सकें। और लर्निंग हाउ टू लर्न अदर लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेमवर्क बहुत किस्म के होते हैं, तो हम इस तरह से चीज़ों को लर्न करेंगे कि हम वो भी सीख जाएं, और अगर हम इसके अलावा दूसरे फ्रेमवर्क भी सीखना चाहें खुद ब खुद, तो हमें उनकी समझ आ सके। एक तो ये चीज़, थिंकिंग लाइक एन इंजीनियर। अब आपका टीचर जब करता है कोडिंग, तो हम स्टूडेंट बगैर सोचे समझे उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश होगी, बल्कि आपकी भी कोशिश हर कोर्स में यही होनी चाहिए कि आपने सोचना है कि ये प्रॉब्लम हम कैसे हल कर सकते हैं। ये नहीं करना है इसका ये कोड है, सर ने ऐसे लिखा मैं भी ऐसे लिखूंगा। अगर सर ने ऐसे किया आपने इसको किसी और तरह करके देखना है कि यार सर ने इसको ऐसे किया था, मैं इसको ऐसे करके देखूंगा ये फिर भी चल रहा है। तो आपने अपने अंदर थिंकिंग एबिलिटी पैदा करनी है। फिर प्रिपेयर यू फॉर द लाइफ आफ्टर दिस कोर्स, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव कि इस कोर्स के बाद आप लोग कहाँ खड़े हो। इंशाल्लाह ताला इस काबिल आप लोग हो जाएं या हो जाएंगे कि पैसे कमा सकें, क्योंकि हम सारों का एक ही मकसद है अपनी फील्ड में जाना, पैसे कमाना, पैशन से उसमें तरक्की करना और मोर एक्सपर्टीज हासिल करना। अच्छा अगर आप लोग कहीं फंसते हैं, तो फर्ज करें आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको समझ नहीं लगती कि ये बग आ गया है, तो उस बग को हमने रिजॉल्व कैसे करना है, हमने गूगल पे सर्च कैसे करना है। वेब डेवलपमेंट की दुनिया में ये ज़रूर होता है कि एक प्रॉब्लम जो आप हल कर रहे होते हैं ना, तो लाजमी तौर पे सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम पहले से किसी और डेवलपर ने हल कर दी होती है। तो हम उस प्रॉब्लम को दोबारा से हल करें, इसकी बजाय बेटर अप्रोच ये होती है कि हम गूगल पे जाके सर्च करें और देखें कि दूसरे बंदों ने इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या किया, और जाके उसका कोड कॉपी पेस्ट कर लें, ताकि हमारा टाइम भी बचे और एनर्जी भी बचे। फिर बिल्डिंग एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो हम अटेन करना चाहते हैं। अगर हम कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो हम जीरो लेवल से लेकर उसको सोचेंगे कैसे, उसको बनाएंगे कैसे, उसका फ्रंट एंड कैसे लेके चलेंगे, उसको बैक एंड से कैसे अटैच करेंगे, उसका बैक एंड कैसे डेवलप करेंगे। तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें फ्रंट और बैक का दोनों का इल्म होना ज़रूरी है। अगर हम अकेला फ्रंट सीखेंगे तब भी अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम बैक नहीं सीखेंगे ना, हम चीज़ों को सिर्फ दिमाग में सोचेंगे, यार मैंने अपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी वो क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा सर्वर का लॉजिक हम कैसे लिखते हैं, वो सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को कैसे तोड़ता है। तो दीज आर दी मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव जो इंशाल्लाह ताला हम इस कोर्स में अचीव करेंगे। और इसके अलावा विल आई गेट अ जॉब, ये तो अल्लाह मियाँ ही जानते हैं, क्योंकि मैं भी 1.5 साल धक्के खाता हुआ फिरा हूँ। जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिपेंड करता है हमारी स्किल पे, कि हमने किस टेक्नोलॉजी को किस लेवल तक जाके प्रैक्टिस किया है, और उसमें हम कौन कौन सी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आप टाइम ड्यूरेशन बता सकते हैं कि हम तक क्या चीज कवर कर लेंगे और फाइनल तक क्या चीज कवर कर लेंगे। हाँ जी, हमारे पास टोटल ना 30 लेक्चर हैं। तो मेरा प्लान है 15 लेक्चर हम लगाएं फ्रंट एंड पे, और 15 ही लगाएं बैक एंड पे। और अगर हम 15 को ब्रेक डाउन करें, तो अराउंड 7 से 8 लेक्चर हमारे CSS और HTML पे लग जाएंगे। हमारे पास पीछे बचेंगे तकरीबन 7 लेक्चर, तो उसमें हम जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे। तो ये मेरा माइंड मैप है जिसके मुताबिक मैं आप लोगों को लेके चलूंगा। लेकिन बैक एंड पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने 15 लेक्चर शुरू में इसलिए दिए हैं, अगर हमें थोड़ी सी देर हो भी जाए ना, तो हम उधर से थोड़े बहुत लेक्चर अपने कर लेंगे।
बैकएंड में करेंगे या पाइथन में? पाइथन तो हमने करनी नहीं है, हमने जो स्टैक फॉलो करना है वो मैं आपको लिख देता हूँ। वन स्टैक, MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड.js। अच्छा जी, ये मेन स्टैक है, फुल स्टैक जो हमने फॉलो करना है। एम से क्या बनता है जी? MongoDB। MongoDB डेटाबेस है जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर करेंगे। ई से बनता है जी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें वेब सर्वर बनाने में हेल्प करता है। जो हम अपने सर्वर में कोड लिखेंगे ना, इस कोड को सिंप्लीफाई करने में हमारी कौन हेल्प करेगा? ये वाला फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क कैसे ही है जैसे कि ये बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप CSS का फ्रेमवर्क है, जो एक्सप्रेस है ये एक बैकएंड का फ्रेमवर्क है। और आर से क्या बनता है जी? क्या? रिएक्ट। हाँ जी, आर से बनता है जी रिएक्ट। और ये हम पहले बात कर चुके हैं, ये एक फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है। ये हमें फ्रंट एंड बिल्ड करने में मदद करती है। और एन से बनता है Node.js। Node.js क्या है जी? Node.js इज द फ्रेमवर्क। ये भी फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर हम अपना सारे का सारा बैकएंड बिल्ड करेंगे। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि हम पाइथन इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारा जो है ना स्टैक, वो ये होगा। और मैं आप लोगों को एक और असाइनमेंट देता हूँ। आप लोगों ने गूगल पे जाना है और मर्न के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। यूट्यूब पे इसकी वीडियो देखनी है। व्हाट इज मर्न स्टैक, व्हाई डू वी यूज इट। 2021 में वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज बूम पे जा रही हैं, ये आपने खुद ही रिसर्च करनी है 2-3 दिनों में। फिर आपने मुझे बताना है सर कि वो तो ये कह रहे थे, हम ये पढ़ रहे हैं सर, इसका ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस रिसर्च से आपको भी थोड़ा सा पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आपने मंस्टैक के बारे में बताया। सर मंस्टैक काइंडली आप तो थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं? और सर फ्रीलांस के अंदर सर मंस्टैक है, मर्ज स्टैक है, सर काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैक्स भी होते हैं। So, बहुत भी ज़्यादा kindly- होते हैं। जी सर, दैट्स द थिंग। तो सर वो वो भी फील्ड है सर, क्योंकि अब जो रिसेंट अभी चल रहे हैं वो सब मर्ज स्टैक चल रहा है आजकल। तो वो मन हो गया, या आप यूँ भी कह सकते हैं मीन क्या लें से। मीन जो ए आता है वो होता है एंगुलर। एक्सक्यूज मी सर। और हाँ जी, सर आपने लास्ट जो एन है इसको डिफाइन करने के लिए नोड का इस्तेमाल किया था। सर आपने कहा ये नोड जो है ये वो है फ्रेमवर्क है। हाँ तो जी, सर इसके ये हमें जो है ब्राउजर पे जो हमारी जावास्क्रिप्ट है ब्राउजर पे रन हो रही होती है, लेकिन उसको डेस्कटॉप पे या मशीन मशीन पे या सर्वर के ऊपर रन करने के लिए हम नोड को इस्तेमाल करते हैं। तो सर ये बिल्कुल। मतलब कि इसको हम फ्रेमवर्क किस तरीके से कह सकते हैं? अ, इसको जो आपने बात बोली है वो ज़्यादा बेटर है। जो है ना नोड का बेसिक बेसिक काम ये है कि ये हम जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड ब्राउजर रन करने में हेल्प करती है। क्योंकि आज से पहले, Node.js से पहले जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर पे रन होती क्या थी। लेकिन जब आया ना नोड, नोड ने इसको हमारे डेस्कटॉप, हमारे सर्वर के ऊपर प्रोग्राम लिखने के लिए भी हम JS का इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड। लेकिन ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क से मुराद जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके सर। हाँ जी, ये थोड़ा सा वेग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी स्टूडेंट बिल्कुल न्यू भी है ना, जो वेब के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तो आज के लेक्चर में मे भी उनको आधी चीज़ें ना समझ आई हूँ। लेकिन इसकी टेंशन नहीं लेनी।
अगले लेक्चर से हम HTML से शुरू करेंगे और तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजी और हर चीज़ को साथ साथ लेके चलेंगे कि शुरू से सर लेकर एंड तक हमने कैसे करना है। सर ये जो आपने लिखा है ऊपर नीचे वाला ये सारा हमने करना है? अगर हमने कर लिया हमें ट्रॉफी मिलनी चाहिए, वैसे कोशिश तो होगी। ओके सर। हाँ जी, क्योंकि सर हाँ जी। जैंगो फ्लास्क लारावेल ये सारा कुछ हमने एक ही नहीं कोर्स नहीं में कवर करना है। नहीं 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 नहीं, ये आप करने काटा, ये काटा करते हैं आप। वो ये मैं ये देख खुद परेशान हूँ। ये ये भी काटा कर दें। जो प्रैक्टिकल हम इस 4 महीने में कर सकते हैं ना, वो ये है। जी सर। ठीक हो गया ना? आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है? जी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कुछ कुछ साइको क्यों कम माइक ऑन है उसका। बताओ चाहिए। चलिए मैं म्यूट कर देता हूँ, उनको पता नहीं चला होगा। सर ये अटेंडेंस का क्या होगा सर? अटेंडेंस सभी लगा लेते हैं, फिक्र ना करें। जरा मुझे टाइम 5 मिनट दीजिए, से ऊपर मैं हो गया। हाँ जी मैं अपना कंप्यूटर ऑन कर लूँ, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, अब आप लोगों ने VS कोड हर बच्चे ने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, ताकि हम अगले लेक्चर से कोडिंग स्टार्ट कर सकें और प्रैक्टिकल काम शुरू कर सकें। सर हाँ जी। सर ये गूगल पे VS कोड इनसाइडर भी देता है। सर मैंने यूज करने की कोशिश की है लेकिन मुझे कोई डिफरेंस समझ नहीं आया। बिल्कुल क्या सेम चीज। देता है? सर VS कोड की तरह VS कोड इनसाइडर भी है, एक कोड एडिटर है। मैंने हर मैंने चीज पे ट्राई करके देख लिया, बिल्कुल बिल्कुल सेम ही चल रही है। अ, लेकिन आपको पता है इसका कुछ? नहीं, मैंने तो इनसाइडर का नाम आपसे ही पहली दफा सुना है। VS कोड जो है, अच्छा, मैं वैसे इसके बारे में नहीं जानता, मैं देख लूंगा आफ्टर द लेक्चर ये क्या चीज़ है, फिर ही ये सर वो बता ग्रीन, सकता हूँ। जैसे जो ब्लू है ना लोगो, उसका लोगो ग्रीन है। मे भी उन्होंने कोई नया फ्लेवर निकाला हो इसका भी। सर मैंने ये अच्छा यूबंटू आप, में। हाँ जी यूबंटू में काम कर रहे हैं आप। हाँ जी, ये हो सकता है, आप ये बताएं ना आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। यस सर। हाँ जी, ये हो सकता है कि उसने खुद ब खुद किया हो डिटेक्ट, तो उसके लिए तो जो भी आप कर लें इंस्टॉल उसको, लेकिन की कोई बात नहीं। अच्छा, लेक्चर 5 बजे शुरू है हमारा, ठीक है जी। हमारा सेक्शन है V1 है ना? अच्छा जी, अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस बोलूँगा। टोटल टोटल लोग हैं जी 47। ओहो, ठीक है जी। समझो सर। हाँ जी, सर ये पूछना है जो ये लिखे हैं मंगो डीबी, ये भी हमारे कोर्स में शामिल है? हाँ जी लाजमी, क्योंकि डेटाबेस के बगैर तो हमारी जो चीज़ें हैं वो रह जाएंगी अधूरी। जी सर। हाँ जी। ठीक है सर। अच्छा चलें, अब अटेंडेंस लगवा लें। पढ़ अहमद लेंगे सारा जैन, ये कोर्स इतनी जल्दी? आवाज़ कटी है आपकी। तो मैं कह रहा हूँ सारा कवर कर लेंगे हम कोर्स सारा। मैं तो अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा, लेकिन स्टूडेंट्स को भी साथ लेके चलने की कोशिश करनी होती है, तो आप लोगों का ताउन हुआ या आपकी स्पीड अगर हुई तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर। और इस बार मैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे चलूँगा। पिछली दफ़ा मैंने सब कुछ खुद करके दिखाया था, तो इस टाइम मैं थोड़ी सी अप्रोच अपनी बदलूंगा। हम जो पढ़ेंगे, मेरी कोशिश होगी मैं आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दूँ, ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकें। सर एक्चुअल में इशू ये होता है कि क्लासेस ज़्यादा होती हैं तो हम ज़्यादा फोकस भी नहीं कर सकेंगे ना, तो हर क्लास में अगर हमें प्रोजेक्ट मिलेगा तो हमें फोकस करना मुश्किल होगा। नहीं, That's the thing. मुझे पता है आप लोगों ने के लिए वेब नहीं पढ़नी, मैं जानता हूँ, तो हम इसको उस लेवल तक रखेंगे कि बगैर बर्डन के बंदा चीज़ों को लर्न कर सके।
चलें ठीक है, अब मैं अटेंडेंस बोलता हूँ। अहमद जहीर, प्रेजेंट सर। अहमद अहमद रजा, अली प्रेजेंट हैदर। सर। प्रेजेंट सर। अहमद रजा प्रेजेंट। अच्छा जी, अली रजा हैदर, प्रेजेंट सर। अनम अब्दुल गनी, सर असद प्रिंट इमरान। कर लें। सर वो स्क्रीन शेयर कर लें। एक्चुअली में मैंने लैपटॉप पे लेक्चर दिया है और पीसी पे मैं वो लगा रहा हूँ, तो फिलहाल असद तो इमरान पॉसिबल। प्रेजेंट। अच्छा जी, असद इमरान आएगा। बिलाल अहमद, दानियाल अतीक। यस सर। बिलाल अहमद यस सर। अच्छा, दानियाल अतीक, प्रेजेंट सर। फिजान शाहिद, हाफिजा सना, हमजा अली जाहिद, हसन यस सर तारिक। प्रेजेंट। हमजा अली कौन पे? जाहिद सर। अच्छा जी, हसन तारिक, हसनैन शहबाज खान, इमरान अफजल भट्ट। सर ये मोहम्मद हसनैन बोला है, मोहम्मद हसनैन। मैंने बोला है हसनैन शहबाज खान। अच्छा जी, इमरान अफजल भट्ट। एक्सक्यूज मी सर। प्रेजेंट सर। सर वो हसनैन शहबाज है, उसका माइक का थोड़ा इशू होगा, उसके लगा चलें, आपने कह दिया तो लगा देते हैं। हसनैन इमरान शहबाज अफजल है भट्ट सर, नहीं है। आपके। काशिफ मुनी। यस सर प्रेजेंट। अच्छा जी, मोहम्मद सर ये हसनैन। कशिफ नाम है, प्रेजेंट हूँ। ओ सॉरी, कश्यप। कश्यप मोइन। यस सर। ठीक हो गया। माज सलीम। सर मोहम्मद हसनैन भी प्रेजेंट है, अभी आपने नाम बोला। मैंने लगा दी हुई है हसनैन साहब की। ओके मलक थैंक यू। मलक मलक समर अली, प्रेजेंट सर। मेहताब ताहिर, मुदस्सर अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मोहम्मद सर एहसन। मेहताब की लग गई है। नहीं लगी यार, आप सर मुदस्सिर अली। सर मैंने बोला था वो स्पेस आ गया। मैंने लगा सर दी है। मुदस्सिर अली। मैंने लगा दिया मुदस्सर आपकी भी। मोहम्मद एहसन। सर सर मोहम्मद हसन प्रेजेंट। ठीक हो गया। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अलीम, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद काशिफ, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद उसामा अरशद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान चौधरी, यस सर। मोहम्मद जैन खान, प्रेजेंट सर। नुमान तारिक, प्रेजेंट सर। उसामा मुमताज, प्रेजेंट सर। उसामा तारिक, सलमान नईम, नहीं सलमान नदीम, सलमान रजा, प्रेजेंट सर। समन। उसामा तारिक भी प्रेजेंट है। ठीक हो गया, लगा दिया मैंने। समन, समीउल्लाह, शाहरुख खान। प्रेजेंट सर। सही। आजकल आपकी फिल्में नहीं आ रही, खैर तो है। सर भाई रेस्ट, इसका बेटा रेस्ट है। सर इसका हाँ बेटा वो, रेस्ट हो गया ना, गम में बैठा है। लेकिन लेकिन ये है फिर बेटे के गम में ये नहीं, सीजीपी नहीं नीचे आना चाहिए। ये भी ज़्यादा ध्यान रखना है। वो तो हो वो सर जाएगा कोई आपके नहीं। हाथ, वो आपके हाथ में। आप बड़े मान है इसके आदमी साथ हैं, कुछ नहीं होगा। बड़े आदमी हैं आप, आपकी इंडिया में चलती है तो टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, सैयद अब्दुल मोइस, सैयद ईसा रजा, सैयद वाजिद अली, प्रेजेंट सर। ईसा सईदा है सर, सूफिया। उसका ना अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा, ईसा है। सईदा। ठीक है, मैंने लगा दिया है। प्रेजेंट। सईदा ठीक हो गया। उसामा रियाज, प्रेजेंट सर। उसामा सुहेल, वसीम, जरफा मसूद, प्रेजेंट। ज़ियाउल्लाह,
प्रेजेंट सर। चले चलिए अटेंडेंस आप सर लोगों की। हसनैन शहबाज। क्या कह रहे हैं आप? सर हसनैन शहबाज की अटेंडेंस। शहबाज की मैंने लगा दी थी मेरा ख्याल है। सर अली अपना हमजा की भी लगा दें सर, उसका माइक नहीं चल रहा, उसने हैंड रेज किया हुआ। अब आप लोग अली हमजा की भी लगा दी। 50-50 का माइक आता है, सारे अपना अपना परचेज कर लें, सर कोई अलीम मसला की नहीं। भी लगा दें, बेचारा वो उसका भी माइक नहीं चल रहा क्लास में। अलीम चले, मैंने अलीम की भी लगा दी है, और तो कोई काइंडली नहीं। इसी नोट पैड के ऊपर मार्क्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कर सकते हैं। चलिए आपकी अटेंडेंस होगी। अब लेक्चर से मुतालिक कुछ वाला तो पूछें। सर ये पूछना था कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कर सकते हैं आप कोर्स की इसी नोट पैड। मार्क्स सेक्शन, अच्छा, मतलब कि क्या वो होगा हमारा? परसेंटेज सर कि कितना परसेंट कोर्स कितना सर नुकसान मार्क्स है। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है वो। अच्छा, पिछली दफा ना ये सारा कोर्स था प्रोजेक्ट बेस्ड टोटली। मिड भी मैंने दिया था प्रोजेक्ट और फाइनल भी। तो अभी ये अब मैं खुद डिसाइड नहीं अभी मैंने किया कि आप लोगों का पेपर लिया जाए कि प्रोजेक्ट। तो एक दफ़ा मेरा ख्याल है कोर्स स्टार्ट हो जाए। जो क्विज और असाइनमेंट है वो तो आपके 15-15 नंबर के होंगे, 15 का क्विज, 15 का असाइनमेंट, ये हो ओके जाएंगे सर 30। ये हो जाएगा 30 और बाकी बचेगा मिड और फाइनल। तो जो होता है ना मिड वो हमारा होता है जी 30 का, और फाइनल होता है 40 का। तो अब ये देखना है कि हम प्रोजेक्ट पे चलेंगे कि नहीं। लेकिन आप लोग ये बात ध्यान में रखें कि फाइनल ये फाइनल टर्म प्रोजेक्ट आप में से हर किसी ने बना के देना है। यस अब सर पूरे कोर्स को प्रैक्टिकल कर दें यस सर। सर प्रोजेक्ट ही करते हैं। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेस्ड सर। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट फ़ायदा बेस्ड भी है करते और इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि हर बच्चा कहता है मुझे पूरे नंबर दो। फिर पिछली दफ़ा मुझे एक एक बच्चे का वाइवा भी लेना पड़ा था ये देखने के लिए कि उसने खुद बनाया है कि नहीं। तो ये हम ज़रा 5-6 लेक्चर बाद फैसला करते हैं कि पेपर होगा कि प्रोजेक्ट। तो उस वक्त तक सर हम ऐसे ही प्रोजेक्ट चलते हैं। कर लें तो वो ज्यादा बेस्ट है वैसे। अगर पेपर हुआ तो ऑन कैंपस होगा। हाँ जी, पेपर तो तमाम के तमाम ऑन कैंपस ही होते हैं। हैं। सर लास्ट टाइम आपने कहा है कि आपने जो है वो खुद किया सारा का सारा। आप बीच में से कोई छोटी एक्टिविटीज टाइप्स भी रख देंगे ना तो वो हम भी उसमें कवर अप कर लेंगे जब आपको बाद में नहीं, सबमिट कराते हैं, ताकि आप हमें कह रहे हैं ना कि खुद हमने खुद ब खुद खुद करना है सब। खुद से मुराद ये नहीं कि उंगली पकड़ के, लेकिन थोड़ी सी जो थी ना जैसे आपने बोला एक्टिविटीज ये कम थी। अब मे भी टाइम कम था इसलिए। तो इसको मैं रिविजिट करूंगा कि कैसे लेके चलना है। अच्छा जी, चलने। और इसके अलावा असाइनमेंट आपको अपनी पता चल गई है। आपने VS कोड अपना वो कर लेना इंस्टॉल। फिर उसके बाद हम पहला लेक्चर अपना बकायदा शुरू करेंगे। तो और इस कोर्स की स्लाइड आपको इतनी नहीं मिलेंगी क्योंकि प्रैक्टिकल ही है सारा सारा। आपने मैं आपको बता दूंगा रिसोर्सेज कहाँ से आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ब्लॉग पढ़ने चाहिए। तो उधर सर से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ना खुद ब खुद सेव हो जाती है क्लाउड पे। तो उसका लिंक जब मेरे पास आता है ना 2-3 घंटों बाद हमारे पास आता है, मैं वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। दैट्स गुड सर, दैट्स गुड। चलें, कोर्स के मुतालिक अगर कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।
तो फिर साइन ऑफ करूं मैं? थैंक यू सर। यस सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह ओके सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज। यानी इंशाल्लाह ताला फिर जुमेरात को क्लास है, दोबारा फिर मिलेंगे। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। फिर इंशाल्लाह सर, अल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।